हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भारत में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में सरकार की कार्यों को या शासन के कार्यों को तीन भागों में बांटा जाता है। और ये तीन भाग कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसका कार्य कानून बनाना, इसका काम कानून को लागू करना या उनको कार्य रूप देना। और न्यायपालिका का क्या कार्य है कि इन दोनों में से अगर ये दोनों या पब्लिक में उन कानूनों का उल्लंघन करते हैं, कहीं अवहेलना करते हैं, तो उनको सजा देना। ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब व्यवस्थापिका जो है यानी जो कानून निर्माण करने वाले लोगों का समूह है उसको व्यवस्थापिका या विधायिका कहते हैं। ये जो विधायिका है ये व्यवस्थापिका है। हमने आपको बताया था कि अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम है? अमेरिका में इसको कांग्रेस कहते हैं, ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहते हैं, जापान में डाइट कहते हैं। तो फिर भारत में क्या कहते हैं? भारत में कहेंगे इसको क्या? संसद। तो अब संसद कहेंगे ना, यानी संसद क्या हुई? भारत की राष्ट्रीय व्यवस्थापिका। हमने आपको यह भी बताया था कि भारत में शासन व्यवस्था के दो स्तर है। दो स्तर यानी भारत में सरकार दो स्तरों पर संचालित होती है। एक ऐसी सरकार जो पूरे भारत का शासन चलाती है, जिसका अधिकार पूरे भारत पर है, जिसका नियंत्रण पूरे देश पर है, उसे कहते हैं राष्ट्रीय सरकार या भारत सरकार या संघ सरकार या केंद्र सरकार। एक लेवल तो ये हो गया। दूसरा लेवल क्या बताया हमने आपको कि भारत में प्रत्येक राज्य के स्तर पर और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर भी शासन व्यवस्था है, सरकार है। उन्हें कहते हैं राज्य सरकारें। जैसे भारत के 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में भी क्या है? सरकारें हैं, तो उन्हें कहते हैं राज्य सरकारें। इसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेश 3, वहां भी सरकारें हैं, तो उन्हें कहते हैं, उन्हें भी राज्य सरकारें ही या राज्य सरकारें ही कहा जाता है। अब आप देखिए कितने स्तर हो गए भारत में? 2 स्तर, एक राज्यों के स्तर पर, एक केंद्र के स्तर पर या संघ के स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर। जब शासन व्यवस्था के 2 स्तर है तो शासन व्यवस्था की जो ये अंग है 3, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके भी 2 स्तर होंगे। 2 स्तर होंगे ना। तो अब जो राष्ट्रीय स्तर है व्यवस्थापिका का, उसे कहते हैं संसद। तो फिर राज्य स्तर वाली व्यवस्थापिका या विधायिका को क्या कहेंगे? यानी वह विधायिका जो राज्यों के स्तर पर है या वह व्यवस्थापिका जो राज्यों में पाई जाती है या लोगों का वह समूह जो राज्यों में कानून निर्माण का कार्य करते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं विधानमंडल। यानी वहां क्या कहेंगे? संसद। भारत की जो राष्ट्रीय व्यवस्थापिका है या संघीय व्यवस्थापिका है, केंद्रीय व्यवस्थापिका है, उसे क्या कहेंगे? संसद। और जो राज्यों की व्यवस्थापिका है उससे कहेंगे विधानमंडल। समझे? याद रखेंगे इस नाम को एकदम से। अब जो भारत में ये व्यवस्थापिका है राष्ट्रीय स्तर वाली यानी संसद, वह किनसे मिलकर बनी है? तो उसके 3 घटक है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। 3 घटक है ना इसके। आप चले, मैं आपको भी एक इसकी तरफ ले जाता हूं, जरा थोड़ा इसमें देखिए आप। इसको न्यायपालिका को थोड़ा यहां हटा देते हैं। संसद, ये भारतीय संसद का मैंने एक मानचित्र बनाया है और हम चलते हैं सीधे नई दिल्ली। और नई दिल्ली में आप देखेंगे रायसीना हिल्स है इलाका। रायसीना हिल्स में ही, रायसीना हिल्स वो इलाका है जहां ये जो अपने अरावली पर्वतमाला है जो गुजरात और राजस्थान हरियाणा होती हुई दिल्ली पहुंच रही है, उसी का विस्तारित रूप है रायसीना हिल्स। एक ऊंचा सा भूभाग है नई दिल्ली में जहां पर ये राष्ट्रपति भवन और संसद भवन बने हुए हैं। तो आपसे पूछ रहे संसद का क्या मतलब है? तो मौके पर जो संरचना है संसद की वो मैं यहां समझाना चाह रहा हूं।
तो संसद का मतलब है, देखो संसद में क्या क्या आता है। एक तो संसद भवन, पार्लियामेंट हाउस, ये ऊपर बिल्डिंग बनी हुई, ये एक ही बिल्डिंग है यहां से लेकर यहां पर, फिर भी मैंने इसके 3 पार्ट्स कर रखे हैं, 3 भागों में विभाजित कर रखा है। कारण ये एक भाग है ना, इसमें बैठती है लोकसभा। कौन बैठती है? लोकसभा। और ये इधर वाला जो भाग है, इसमें बैठती है राज्यसभा। यानी इसमें लोकसभा के सदस्य बैठते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्य बैठते हैं। तो इसको तो कहते हैं लोकसभा, इसको कहते हैं राज्यसभा। बीच में जो खाली दिख रहा आपको, ये सेंट्रल हॉल कहलाता है पार्लियामेंट का। कई बार क्या होता है, अक्सर साल में एक, कम से कम एक बार तो बैठते ही है, कम से कम 1 या 2 बार ये दोनों ही सदन एक साथ बैठते हैं, एक साथ दोनों की मीटिंग होती है। तो जब मीटिंग होती है ना, तो दोनों यहां बैठेंगे, यहां भी नहीं बैठेंगे, यहां भी नहीं बैठेंगे, बीच में बैठते हैं सेंट्रल हॉल में। तो आप समझे, ये संसद भवन भारत का एक बिल्डिंग, छत एक ही है दोनों की, और लोकसभा यहां बैठती है, लोकसभा की मीटिंग यहां होगी, राज्यसभा की मीटिंग यहां होगी। और इस पूरी बिल्डिंग को कहते हैं संसद भवन या पार्लियामेंट हाउस। क्या कहेंगे? पार्लियामेंट हाउस, संसद भवन। और ये लोकसभा का भवन और ये राज्यसभा का भवन। अब जैसे ये तो हो गई बात संसद भवन की, यानी संसद में क्या क्या आता है संरचना रूप से या भौतिक रूप से। संसद में आपको क्या क्या दिखेगा वहां नई दिल्ली जाओगे। एक तो ये पार्लियामेंट हाउस, संसद भवन, जिसमें 2 हाउस हो गए, लोकसभा और राज्यसभा, 2 मकान हो गए। ये लोअर हाउस, ये अपर हाउस, निम्न सदन, उच्च सदन, यानी इसको सदन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? लोकसभा, राज्यसभा, ये सदन है, हाउस कहते हैं इसको। कि लोअर हाउस, निम्न सदन, उच्च सदन, अपर हाउस। तो लोअर हाउस ये लोकसभा, और आरएस एलएस का मतलब लोकसभा, आरएस का मतलब राज्यसभा। तो लोअर हाउस ये है, यानी निम्न हाउस, लोअर हाउस हो गया ना, ये हाउस, दोनों हाउस हो गए। इसको निम्न सदन और इसको उच्च सदन कहते हैं। ये तो पार्लियामेंट हाउस की बात हो गई, जिसके 2 हाउस है। अब एक मैंने क्या बताया आपको, द्विसदन हो गए। द्विसदन कहते हैं इनको, 2 सदन हो गए ना। तो भारत की जो संसद है वो द्विसदनात्मक है, यानी लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। कई देशों में जो राष्ट्रीय व्यवस्थापिका है वो एक सदनात्मक ही होती है, लेकिन भारत में यहाँ क्या है, 2 सदन है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। ये जनता से चुनकर जाते हैं जो लोग, वो बैठते हैं। 543, पहले 545 हुआ करते थे, लेकिन अभी भारत सरकार ने संशोधन करके इसको, जो एंग्लो इंडियन है, उनका प्रावधान समाप्त कर दिया है। तो अभी जो कुल संख्या है इनकी अधिकतम वो 543 है लोकसभा की, और 245 इसमें बैठते हैं। तो ये जो 245 है वो प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यों का, और ये करते हैं लोकसभा वाले 543 किसका प्रतिनिधित्व? आम जनता का। इसलिए इसको निम्न सदन कहते हैं, नीचे से आते हैं ये चुन के। तो ये दोनों हो गए ना, दोनों हाउस हो गए। तो भारत में क्या समझिए आप, यहां क्या लिखा, संसद भारत की राष्ट्रीय व्यवस्थापिका है। संसद 2 या द्विसदनात्मक है, 2 सदनात्मक कहें या द्विसदनात्मक कहें। कौन कौन से 2 सदन हो गए? एक लोकसभा और एक सदन राज्यसभा। ये लोकसभा, ये राज्यसभा, ऐसी कैसी ये बिल्डिंग एक ही है। अब नीचे यहां से आप संसद भवन से लगभग 500 मीटर आगे जाएंगे, आधा किलोमीटर, तो आपको एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखेगी। भारत का सबसे बहुत बड़ा भवन है, सबसे बड़ा महल कह सकते हैं आप इसको। इंडिया का सबसे बड़ा पैलेस है राष्ट्रपति भवन। ये राष्ट्रपति भवन आपको दिखाई देगा। तो राष्ट्रपति भवन, वैसे राष्ट्रपति भवन जो है, ये बिल्डिंग 1912 में बनना शुरू हुई थी। आपको मालूम होगा कि 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। 1912 से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। तो कलकत्ता से अंग्रेजों ने क्या किया, राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। तो 1912 में फिर वहां, चूंकि उस समय वायसराय को बैठा जाना था, वायसराय को ऑफिस बनाना था, तो वायसराय के ऑफिस के लिए फिर ये राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया, जो 1912 में बनना शुरू हुआ। जो लगभग ये काफी टाइम लगा, इसमें 15, 16, 17 साल लगे लगभग। तो ये राष्ट्रपति भवन ज्यादा पुराना नहीं है।
और यहां आजादी से पहले वाइसराय बैठा करता था। कौन बैठता था? वाइसराय, भारत का जो वाइसराय होता था वो बैठता था। और अब आजादी के बाद यहाँ राष्ट्रपति बैठते हैं, उनका ऑफिस है, उनका रेजिडेंस भी है। तो ये राष्ट्रपति भवन है और ये लोकसभा राज्यसभा जिन दोनों की बिल्डिंग को कहते हैं संयुक्त रूप से संसद भवन। तो संसद में क्या क्या सम्मिलित है? संसद भवन और राष्ट्रपति भवन। समझे आप? ये संसद में सम्मिलित है, या इसको कह सकते हैं ये भारत की राष्ट्रीय व्यवस्थापिका की भौतिक स्थिति है, भौतिक स्वरूप है। समझ गए? यानी भारत की संसद का मतलब ये हो गया। लेकिन आपसे पूछ ले संसद भवन, तो भवन तो ये आएगा, फिर ये तो राष्ट्रपति भवन आता है, लेकिन राष्ट्रपति भी इसका अभिन्न अंग है। क्यों अंग है? हमने क्या कहा? संसद का काम क्या होता है? कानून बनाना। इसका पूरा काम कानून बनाना होता है। तो कानून बनने का काम होता है या इस बिल्डिंग में क्या? यहां दूसरा भी काम होता है इस बिल्डिंग में, लेकिन इस बिल्डिंग में एक ही काम होता है, कानून बनाने का। तो ये कानून बनाने का काम है ना, ये तीनों ही मिलकर करते हैं। यानी ये केवल ये दोनों मिलकर कानून नहीं बना सकते, इनकी भी जरूरत पड़ेगी। ये अकेले भी कानून नहीं बना सकते हैं, हालांकि अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन फिर वापस उसकी स्वीकृति लेनी होती है संसद से। तो क्या समझे? कानून अगर बनाना है, विधि अगर बनानी है, नियम अगर बनाने हैं भारत में, भारत की राष्ट्रीय सरकार, भारत की राष्ट्रीय व्यवस्थापिका द्वारा या संघ सरकार द्वारा जो बनवाने हैं कानून, तो कौन बनाएगा? ये तीनों ही मिलकर। ये दोनों प्लस ये दोनों भी नहीं बना सकते, ये अकेले भी नहीं बना सकते, या एक ये भी नहीं बना सकते। तीनों की जरूरत है, तीनों सहमत होंगे तो ही कानून बनेगा। तीनों का ही रोल होता है इसमें। पहले इन दोनों से पारित होकर कोई प्रस्ताव, कोई विधेयक पारित कराया जाता है। यहां से पारित होने के बाद फिर वो राष्ट्रपति जी के पास आता है, राष्ट्रपति जी उस पर साइन करते हैं, तो ही वो विधेयक कानून बनता है, वरना विधेयक ही रह जाता है। समझे? तो यानी संसद भवन और राष्ट्रपति भवन दोनों को मिलाकर कहते हैं संसद। और इधर देखेंगे तो संसद का मतलब हो गया राष्ट्रपति जी, लोकसभा और राज्यसभा। अब आपसे पूछ रहे कि चलो संसद का मतलब बताइए, तो संसद का मतलब हो गया लोकसभा प्लस राज्यसभा राष्ट्रपति। कितनी ही बार, कितने ही एग्जाम्स में आया हुआ है ये क्वेश्चन कि संसद में कौन कौन सम्मिलित है, और जनरली स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं? लोकसभा राज्यसभा दो ही तो है साहब, इनका क्या लेना देना, ये तो लगे। समझे आप? तो ये आपको यहां इसका कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अब मैं आपको एक बात यहां और बता दूं कि हमने ये कहा आपसे कि भारत में सरकार के दो स्तर है, राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर। संघ सरकार और राज्य सरकार, संघीय शासन व्यवस्था और राज्य की शासन व्यवस्था। तो जैसे संघ में व्यवस्थापिका है, वैसे ही राज्यों में व्यवस्थापिका है। तो संघ की व्यवस्थापिका को तो हमने कहा संसद, और राज्य की व्यवस्थापिका को हमने कहा विधानमंडल। अब संघ की जो व्यवस्थापिका है संसद, उसके दो सदन होते हैं। हमने क्या कहा आपसे? द्विसदनात्मक है, हो गए ना दो। लेकिन भारत के जो राज्य हैं, यहां फर्क क्या दोनों में? भारत के जो राज्य हैं उन सभी में विधानमंडल द्विसदनात्मक नहीं है, वहां दो सदन नहीं है। दो सदन केवल 6 राज्यों में है। कौन कौन से है? 6 राज्य कौन कौन से हैं? चलो बताएं। उत्तर प्रदेश, ऊपर से चलेंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और ये आपके जो नया स्टेट बना तेलंगाना। 6 राज्य ऐसे हैं जहां के विधानमंडल द्विसदनात्मक है, यानी वहां पर दो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। बाकी अन्य जो राज्य है कौन से? 22 तो हो गए आपके राज्य, और 3 केंद्र शासित प्रदेश। वहां क्या है? एक सदनीय विधानमंडल है। जो 3 केंद्र शासित प्रदेश है कौन से? जम्मू कश्मीर जो भी बना है, बन जाएगी वहां विधानसभा, तो जम्मू कश्मीर। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और तीसरा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी। इन तीनों में ही विधानमंडल है, लेकिन एक सदनीय है। यानी यहां विधानसभा तो है लेकिन विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद भारत के केवल 6 राज्यों में ही है, जो मैंने अभी आपको बताया। वैसे अभी हाईलाइटेड है विधान परिषद का मैटर। आपको मालूम है अभी परसों ही जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, वो पहले क्या है कि किसी भी सदन के, महाराष्ट्र के जो विधानमंडल वो द्विसदनात्मक है, द्विसदनीय है। एक वहां विधानसभा तो है, विधान परिषद भी है। तो वो जब मुख्यमंत्री बने तो किसी सदन के सदस्य नहीं थे, यानी वो विधायक थे नहीं,
वो एमएलए नहीं थे। तो नियम क्या, 6 महीने के अंदर अंदर एमएलए बनना होता है। तो अभी हाल ही में परसों वो इस विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए हैं। जो दूसरा सदन है वहां के विधानमंडल का, वहां की व्यवस्थापिका का, उसके सदस्य निर्वाचित हुए हैं अभी। तो ये विधान परिषद का मामला है और आप इसको यहां पे ध्यान रखेंगे। 22 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की विधायिका एक सदनात्मक है। हमने आपको बताया कि संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है। तो क्या ये बात कहीं संविधान में लिखी हुई है? बिल्कुल लिखी हुई है। अनुच्छेद 79 देखिए क्या लिखा है, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति व 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा व लोकसभा होंगे। There shall be a parliament for the union which shall consist of the president and the 2 houses known as Council of States and House of People। यानी ये जो मैंने आपको संरचना बताई संसद की, ये ऐसी कैसी इसमें लिखी है। ये अनुच्छेद 79 ये कह रहा है कि संसद का अर्थ होगा राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। तो आपको ये अनुच्छेद 79 बिल्कुल याद रखना है कि ये कहां लिखा हुआ है। एग्जाम में पूछा जाता है कि संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा सम्मिलित होंगे, तो आपको ये 79 आना चाहिए। अच्छा, अब इनमें चूंकि अपने को आगे पढ़ना है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति को, तो सबसे पहले लेते हैं लोकसभा। लोकसभा यानी लोकसभा, लोक का मतलब पब्लिक, जनता, जनता की सभा है इसका, इसलिए इसका नाम ही लोकसभा रखा गया। इंग्लिश में कहते हैं इसको हाउस ऑफ पीपुल। तो हाउस ऑफ पीपुल ये किसका हाउस है? यानी ये ऐसा हाउस है, ऐसा मकान है जिसमें पीपुल बैठती है, यानी जनता बैठती है। तो जनता का मतलब जनता 121 करोड़ जनता तो जाकर बैठने से रही वहां, तो जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, यानी जनता से जो सीधे निर्वाचित होकर जाते हैं, जिनको डायरेक्ट जनता ने वोट दिया है, वे लोग इसमें बैठते हैं, इसके सदस्य होते हैं। इसलिए इसको लोकसभा या हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता है। इसको प्रथम सदन भी कहते हैं। प्रथम इसलिए कहते हैं क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है, जनता द्वारा इसके सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, इसलिए तो प्रथम है। अभी जैसे राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं। द्वितीय इसलिए कहते हैं कि उसके सदस्यों का जो निर्वाचन है वो राज्य द्वारा किया जाता है, और राज्यों का स्थान तो दूसरा आएगा ना, पहला स्थान तो किसका आएगा? भारत की जनता का ही तो आएगा। हम भारत के लोग, भारत को संविधान के उद्देश्य में क्या बताया गया है कि हम भारत के लोग, यानी भारत के लोग सर्वोपरि है, उसके बाद आएंगे वो प्रतिनिधि जो चुने गए राज्य में, इसके विधानसभाओं के जो मेंबर होते हैं, जिनके द्वारा इसके सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, उनका स्थान तो दूसरा आएगा। इसलिए प्रथम सदन कहते हैं क्योंकि जनता द्वारा निर्वाचित है इसके सदस्य। निम्न का मतलब होता है, निम्न सदन भी कहेंगे इसको। निम्न सदन इसलिए कहेंगे कि इसके सदस्यों का निर्वाचन एकदम नीचे से होकर आ रहा है, भारत के गांव से, मोहल्ले से, समझे, नीचे से निर्वाचित होकर आ रहे हैं, इसलिए इनको कहते हैं निम्न। मतलब इस सदन को क्या कहेंगे? निम्न सदन। इसके सदस्य डायरेक्ट जनता द्वारा निर्वाचित है, इसलिए लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन इसलिए कहते हैं इसको कि जनता को प्रिय हो गई, वे जनता के प्रतिनिधि बैठ रहे हैं इसमें, और इसके जो सदस्य उनका निर्वाचन जनता कर रही है। तो जनता को जो प्रिय होगा उसी को तो इसमें बिठाएगी। भाई वोट किसको देते हैं? जिसको जो अपने को अच्छा लगता है, इसलिए इसको लोकप्रिय, जनता को प्रिय सदन, यानी इस सदन के जो मेंबर वो जनता को प्रिय होते हैं, जिसको जो प्रिय होता है उसी को जनता इसमें बैठाती है। तो समझिए, इसलिए इसको 3 नाम हो गए इसके। प्रथम सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। अच्छा, इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट वोट देना। अच्छा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन। अच्छा, जो पब्लिक वोट देती है उसका आधार क्या है, शर्त क्या है, योग्यता क्या है, कौन वोट देगा, मतलब जो वोटर कौन हो सकता है। तो भारत में क्या नियम रखा गया? वोटर की एक ही योग्यता है कि उसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी वो वयस्क होना चाहिए। वयस्क का मतलब 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 18 वर्ष से अधिक होने की आवश्यकता नहीं, बस 18 वर्ष हो गई, इसका मतलब वो वयस्क हो गया। और वो वयस्क है तो उसको मताधिकार प्राप्त है, मत देने का अधिकार। मताधिकार का मतलब। सार्वभौमिक का मतलब ये होता है
कि भारत के जितने व्यक्ति 18 वर्ष की आयु के हैं, चाहे वो किसी भूमि पर निवास कर रहे हो, चाहे वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो या लेह लद्दाख में हो, इधर नागालैंड में हो या लक्षद्वीप में हो, चाहे गांव में हो या शहर में हो, सबको वोट देने का अधिकार है। केवल भेदभाव होता है लोगों में तो आयु के आधार पे होता है, जिसकी आयु 18 से कम है उसको वोट नहीं देने दिया जाएगा, बाकी सब वोट दे सकते हैं। और किसी आधार पर भेदभाव नहीं है। जैसा कि आजादी से पहले क्या था, सार्वभौमिक नहीं था मताधिकार। क्या था, वहां केवल पैसे वालों को, पढ़े लिखे या सरकारी नौकरों को, या जैसे जमींदारों को, राजा महाराजों को वोट देने का अधिकार हुआ करता था। आम जनता वोट नहीं दे सकती थी, तो उसे सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार नहीं कहा गया था। अब कहते हैं सार्वभौमिक, यानी सब लोगों को दिया गया अधिकार, चाहे भिखारी हो या मुकेश अंबानी हो। समझ गए? तो के आधार पर निर्वाचन होता है। अच्छा, जनसंख्या के आधार पर सदस्य संख्या का निर्धारण। अब इसकी सदस्य संख्या कितनी होगी, 50 होगी, 500 होगी, 5000 होगी, इसका डिसीजन कैसे करेंगे, इसको तय कैसे करेंगे? तो इसका जो निर्धारण है वो होता है जनसंख्या के आधार पर, यानी भारत की जितनी जनसंख्या है उसी के अनुसार इसकी सदस्य संख्या निर्धारित की जाती है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो इसकी सदस्य संख्या भी बढ़ती जाएगी। अभी आगे बताते हैं आपको। और इसके लिए क्या कर रखा है, इसके सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए क्या करते हैं कि पूरे भारत को जनसंख्या के आधार पर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर रखा है। यानी जनसंख्या के आधार पर क्या कर रखा है, पूरे भारत को विभाजित कर दिया भौगोलिक आधार पे कि आधार तो जनसंख्या है। आधार क्या है, जनसंख्या। तो जनसंख्या के आधार पर पूरे भारत को बांट दिया है। समझ गया? पूरे भारत को बांट देते हैं और वो जो एक भाग होगा, बांटने के बाद जो एक भाग होगा उस भाग को कहेंगे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। अब मान लीजिए वो भाग है उदयपुर का, उदयपुर जिले का, तो क्या कहलाएगा, उदयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। या वो भोपाल का है तो कहेंगे उसको भोपाल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, बाड़मेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। समझ गया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनसंख्या के आधार पर भारत को अभी जैसे निर्वाचन होता है 543 सीटों पर, तो 543 भागों में बांट रखा है भारत को, पूरे भारत को जनसंख्या के आधार पर। और वो 543 जो भाग है ना, वो 543 भाग क्या कहलाते हैं, 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। और जिस जगह का वो होता है उसका नाम आ जाता है, जिस जिले का वो है, जिस शहर का वो रिप्रेजेंट वो कर रहा है, प्रतिनिधित्व वो करता है, उसी का नाम, उसी के आधार पर उस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम रख दिया जाता है। सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय है। इसका मतलब क्या हुआ, आजादी से पहले की स्थिति देखें आप, भारत में अंग्रेजों ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अपनाई थी। इसके तहत क्या था कि जैसे एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, मान लीजिए जैसलमेर है। अब जैसलमेर में क्या करते थे, वो 2 सदस्य चुन के जाते थे। एक तो चुन के जाता था जनरल कास्ट से, जनरल कैटेगरी का जो खड़ा होता था, कैंडिडेट भी जनरल कैटेगरी का ही खड़ा होगा, उम्मीदवार भी सामान्य वर्ग से खड़ा होगा और वोटर भी सामान्य वर्ग वाले होंगे, यानी सामान्य वर्ग के लोग ही वोट देंगे। और एक सांप्रदायिक आधार पर, यानी जो एससी कैटेगरी के लोग हैं वो उस जनरल वाले को वोट नहीं देते थे, उनके लिए एक दूसरा कैंडिडेट और खड़ा होता था जो कौन सी एससी कैटेगरी का ही होता था। तो यानी एक ही जैसलमेर निर्वाचन क्षेत्र से 2 आदमी चुन के जा रहे हैं, एक जनरल और एक एससी का, उससे कहते हैं बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। अभी आजादी के बाद भारत में एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं। यानी इसका मतलब अब जैसलमेर से एक ही व्यक्ति चुन के जाएगा, सभी जातियों का प्रतिनिधित्व वो एक ही करेगा। यानी एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से एक आदमी चुन के जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अभी जैसे 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है भारत में इस वक्त, तो 543 से एक आदमी चुन के जाएगा यहाँ। इसलिए इसकी सदस्य संख्या, इसकी निर्वाचित सदस्यों की संख्या, या इस वक्त की बात करें तो कुल सदस्यों की संख्या जो वर्तमान में है वो 543 है। और 543 से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, यानी भारत में जितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है उतने ही इसके सदस्य है, उसकी सदस्य संख्या भी उतनी ही होगी। अब जैसे आपको सदस्य संख्या के मामले में थोड़ा क्लियर कर देते हैं, इसमें क्वेश्चन भी आते हैं। तो
ये जो सदस्य संख्या है हमने आपको बताया कि जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है। तो इसका मतलब चूंकि जनसंख्या तो बदलती रहती है, बदलती रही है भारत की। भाई आजादी के समय जो पॉपुलेशन थी 30-35 करोड़ लगभग, आज 121 करोड़ हो गई, बदल गई ना जनसंख्या। तो जनसंख्या बदल रही है, इट मींस इसकी सदस्य संख्या भी बदली होगी। तो उसका क्या इतिहास रहा है उसको जानेंगे। तो जैसे मूल संविधान का मतलब आप समझते हैं, हमने बताया आपको, यानी 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान में जो कुछ भी चीज लिखी हुई थी वो सभी मूल संविधान का अंग मानी जाती है। तो मूल संविधान में इसकी सदस्य संख्या थी 500, और कौन सी अधिकतम, या शब्द याद रखना, अधिकतम बोल रहा हूं मैं अभी वास्तविक या वर्तमान मैंने नहीं बोला है, मैं बोल रहा हूं अधिकतम। तो अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो मूल संविधान में 500 रखी गई थी, 500 थी ना। अब क्या हुआ भाई, जनसंख्या तो बदलती गई ना जनसंख्या। तो क्या हुआ, जैसे 1951 में नए आंकड़े आए जनसंख्या के, तो फिर उसको बदल दिया गया, फिर उसको बढ़ाकर 520 कर दिया गया, फिर 61 के आंकड़े आए तो फिर 525 कर दिया गया। फिर क्या हुआ, जैसे 1971 के आंकड़े आए तो फिर जनसंख्या के, जनगणना के आंकड़े, तो उसके आधार पर अधिकतम जनसंख्या कर दी गई इसकी 552। समझे आप। तो कब की गई है, 1973 में 31वां संविधान संशोधन किया गया। उस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जो सदस्य संख्या लिखी हुई थी पहले, उसको चेंज करके कितना लिखा गया, 552। यानी भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। कम का कोई प्रावधान यहां नहीं रखा गया। कम कितने भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं। समझे आप। अभी आगे बताएंगे कि वास्तव में कितने थे। तो अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, ये लिखा हमने 1973 में। और तब से लेकर दिसंबर 2019 से पहले तक भारतीय संविधान में एक ही बात लिखी हुई थी कि भारत की जो लोकसभा है उसकी अधिकतम सदस्य संख्या 552 होगी। पिछले 50 साल में हमने कोई चेंज यहाँ नहीं किया, मतलब 73 में किया ना। तो 73 का मतलब अब ये मानो आपकी, जबकि पॉपुलेशन तो हर 10 वर्ष में बढ़ रही है, हर जनगणना के बाद पॉपुलेशन का आंकड़ा तो बढ़कर आता है। तो 71 की पॉपुलेशन के आधार पर तो हमने 552 कर दी, तो फिर 81 का आंकड़ा भी आया, फिर 91 के जनसंख्या के आंकड़े आए, 2001 के आए, 2011 के आए। तो उस आधार पर हमने चेंज नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि भारत में आज जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की लोकसभा सदस्य की जो संख्या निर्धारित है वो इस 1971 की जनगणना के आधार पर है। उसके बाद में कभी कोई चेंज नहीं किया गया। अब नहीं किया गया ना, तो अब आप देखेंगे इसमें हमने यहां लिखा है 1973 में 552 किया हमने, फिर हमने वापस लिखा है कि 1987 में इसको 552 किया गया। गोवा दमन व दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 ये एक्ट बना। तो इसमें क्या किया गया, जब गोवा भारत का राज्य बना ना, तो उसके बाद क्या किया गया कि ये जो सदस्य संख्या वो 552 कर दी गई। पहले भी 552 थी, फिर चेंज क्या हुआ था, चेंज ये हुआ कि पहले ये जो 552 आप देख रहे हैं इसमें क्या था, 2 सदस्य तो थे एंग्लो इंडियन। यानी ये एंग्लो इंडियन का मतलब ये था कि एंग्लो इंडियन ऐसे लोगों को कहते हैं जिनके पितृ परंपरा का कोई व्यक्ति यूरोपीय मूल का रहा है। इसका मतलब यह है कि जिनके पिता या दादा यूरोप के मूल निवासी रहे हैं। यूरोप का कोई सा भी देश हो सकता है, इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, कोई सा भी देश हो, तो उनमें से किसी देश का, यूरोप के किसी देश का उनका पिता या दादा रहा हो और मां इंडिया की रही हो, ऐसे व्यक्ति, यानी ऐसे व्यक्ति जिनकी मां तो रही हो इंडिया की, बाप रहा हो कहां का, यूरोप का, ऐसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन। और एंग्लो इंडियन समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए एक प्रावधान भारतीय संविधान में किया हुआ है कि एंग्लो इंडियन, जैसे जो सदस्य चुन के आते हैं लोकसभा में, उनमें अगर एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य नहीं है तो फिर राष्ट्रपति जी 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत करेंगे।
मनोनीत या मनोनीत शब्द आ रहा है। मनोनीत का मतलब है बिना निर्वाचन के ही सदस्य बना देना, उसे कहते हैं मनोनयन। समझे आप? तो ये मनोनयन होता है। अभी दिसंबर 2019 की पहले की स्थिति बता रहा हूं मैं। तो ये क्या था, आजादी से लेकर दिसंबर 2019 तक ये स्थिति थी, यानी एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को इसमें मनोनीत किया जाता था। अच्छा, प्रावधान क्या था कि अगर वो जो निर्वाचित सदस्य हैं, जिससे 543 निर्वाचित थे, अभी 1971 की जनगणना के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की संख्या निर्धारित है 543। अब 543 में अगर कोई एंग्लो इंडियन नहीं आया जीत के चुनाव में, तो फिर 2 राष्ट्रपति जी मनोनीत करेंगे। लेकिन मान लो एक जीत के आ गया तो फिर एक मनोनीत करेंगे, और दोनों ही जीत के आ गए, 2 जने जीत के आ गए, तो फिर मनोनीत नहीं करेंगे। वो तो 543 में आ गए साहब, जीत के आ गए। तो ये प्रावधान था भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन का। तो ये जो 552 आप देख रहे हैं, 2 तो थे एंग्लो इंडियन। अच्छा, फिर राज्यों से थे 1973 में कितने थे, 525, और केंद्र शासित प्रदेशों से थे 25 केवल। तो 550 प्लस 2 एंग्लो इंडियन, तो 552 था। अब क्या किया इन्होंने 1987 में, थोड़ा सा चेंज किया कि यहां जो राज्य से निर्वाचित सदस्यों की संख्या 525 थी ना इसमें 73 में, उससे बदलकर कितना कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, 5 बढ़ा दिए गए, 530 कर दिया गया। और केंद्र शासित प्रदेशों को जो 25 सदस्य आवंटित थे यहां 73 में, उनको कम करके 20 कर दिया गया। बस ये चेंज हुआ। बाकी जो एंग्लो इंडियन है वो तो 2 के 2 ही चल रहे हैं। सन 50 से 51 से 51-52 में जब चुनाव हुआ पहला, तब से 2 ही चल रहे हैं। तो इनमें तो चेंज नहीं हुआ, ये बस इसमें 73 में और ये जो 87 वाले अधिनियम में ये चेंज था। टोटल जो संख्या है वो यहां भी 552 है, यहां भी 552 है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जो 552 अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई है भारत में लोकसभा की, वह कब निर्धारित की गई? तो अपने को एक ही फिगर याद रखना, 1973 में। 1973 से ये सदस्य संख्या आ रही है। 1973 से इसलिए आ रही है कि 1971 की जनगणना के आंकड़े आए थे, तो हमने उसको बढ़ाकर 525 से बढ़ाकर यहां कर दिया 552। अब चूंकि मैंने क्या कहा कि 1971 के बाद जनसंख्या तो बढ़ी है, लेकिन सदस्य संख्या नहीं बढ़ाई गई है। उसका रीजन अभी बताते हैं आपको। नहीं बढ़ाई गई है ना, तो यहां 552 ही चल रहे हैं। अभी दिसंबर 2019 तक 552 ही थे। तो फिर दिसंबर 2019 में क्या हुआ, घटे कि बढ़े? तो यहां एक ऐसी घटना हुई जो अभी तक इतिहास में नहीं हुई। अभी तक बढ़ाते आए हैं हम सदस्यों को, 500 से बढ़ाकर हम ले आए इसको 552, लेकिन पहली बार हमने सदस्य संख्या यहां घटा दी। और घटाई कैसे, उसका समझो। भारतीय संविधान में 104वां संविधान संशोधन किया गया दिसंबर 2019 में। और उसमें क्या किया गया, ये जो आप एंग्लो इंडियन देख रहे हो 2, इनका प्रावधान समाप्त कर दिया गया है दिसंबर 2019 में। यानी अब एंग्लो इंडियन चाहिए या जीत के आओ या मत आओ, सरकार की या राष्ट्रपति जी अब मनोनीत नहीं करेंगे। उनके प्रतिनिधित्व, उनको जो 2 सदस्यों का प्रतिनिधित्व देने की अनिवार्यता थी, उस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। यानी अब कोई एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं किया जाएगा आज के बाद। दिसंबर 2019 में 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, ध्यान रखेंगे आप इसको। उसके तहत जैसे हमने SC ST की जो रिजर्वेशन है इसमें, उसको भी बढ़ाया 2030 तक किया गया। अभी आगे चर्चा करेंगे इसकी। तो आप क्या समझे, भारत में 1973 से लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 चली आ रही थी। और 552 का डिवीजन कैसे हो रखा था, विभाजन कैसे हो रखा था, 1987 वाला फिगर, 87 वाली बात रखेंगे यार। तो ये हो रखा था अभी दिसंबर 2019 तक कैसे, 530 तो राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से 20 और 2 एंग्लो इंडियन। यानी 87 से लेकर 2019 दिसंबर 2019 से पहले तक ये स्थिति थी। समझिए आप। तो दिसंबर 2019 में हमने चेंज कर दिया। ये जो राज्यों के अधिकतम सदस्य संख्या 530 है, वो 530 ही रखी। केंद्र शासित प्रदेशों की जो अधिकतम सदस्य संख्या 20 है, वो 20 ही रखी गई। केवल ये जो 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान चला आ रहा था, कब से, मूल संविधान से ही, उसको हमने पहली बार 70 सालों में इसको समाप्त कर दिया। तो ये याद रखेंगे कि अभी
एग्जामिनेशन में आपको, वैसे तो मैंने सब डेटा बताई, वैसे जो मूल चीज याद रखनी है आपको वो है कि एक तो मूल संविधान में 530 सदस्य संख्या लोकसभा की, जो बढ़कर 1973 में 552 हो गई, जो अभी चली आ रही थी 2019 तक, और 2019 में क्या कर दिया हमने, इसमें एंग्लो इंडियन घटा दिए। तो आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, आज की तारीख में भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है, तो क्या कहेंगे 550। और कैसे कैसे है कि 530 तो ज्यादा से ज्यादा राज्यों से चुनकर आ सकते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 चुनकर आ सकते हैं। एक हमने आपको ये जो बताया था गोवा, दमन, दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987, ये क्या जरा समझ लीजिए। देखिए 1987 तक गोवा जो वर्तमान में एक राज्य है और दमन दीव जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नगर हवेली के साथ, तो गोवा, दमन व दीव तीनों ही मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कहलाता था 1987 तक। तो 1987 में क्या किया गया, भारत सरकार द्वारा गोवा को अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया और ये जो दमन और दीव बचा ये अलग केंद्र शासित प्रदेश बना रह गया, जिससे पहले था 1987 से वैसे ही अभी तक बना हुआ था। तो क्या समझे आप, यानी 1987 में गोवा, दमन व दीव का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन हो गया नहीं है, गोवा को अलग राज्य बना रहे हैं और इनको केंद्र शासित प्रदेश ही रख रहे हैं। तो ये जो पुनर्गठन हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, इसका एक अधिनियम बनाया गया 1987 में भारतीय संसद द्वारा। उस अधिनियम के तहत एक संशोधन भारतीय संविधान में भी किया गया, जिसमें क्या था कि जो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है वो तो 552 ही रखी गई जो 1973 से चली आ रही थी, लेकिन एक परिवर्तन किया गया। वो क्या कि 1987 से पहले राज्यों को आवंटित अधिकतम सदस्य संख्या कितनी थी, 525, वो बढ़ाकर यहां 530 कर दी गई 87 में। और 87 से पहले केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित सदस्य संख्या थी 25, वो घटाकर यहां कर दी गई 20, यानी जो 5 यहां घटाई गई वो 5 यहां जोड़ दी गई। और एंग्लो इंडियन यथावत ही रखे गए, पहले भी 2 ही थे अब भी 2 ही थे। तो कुल मिलाकर जो टोटल संख्या है वो तो अप्रभावित रही, केवल इन दोनों के बीच में जो सीटों का बंटवारा था वो बदल गया, वो अधिकतम 530 कर दिया इनके लिए और इनके लिए अधिकतम 20 कर दिया गया। अच्छा, अब ये तो बात हुई आज आपसे पूछने की भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा की सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। तो अभी दिसंबर 2019 के बाद की स्थिति, यानी आज की जो स्थिति, अपन 2020 में है आज, अभी मई 2020 में, तो आज की स्थिति क्या है कि सदस्य संख्या 550 है, क्योंकि ये एंग्लो इंडियन अभी रहे ही नहीं रहे ना। तो अब क्या है, सदस्य संख्या 550 आज की तारीख में, और दिसंबर 2019 तक थी 552 अधिकतम संविधान के अनुसार। तो फिर वास्तव में कितनी है, वर्तमान में कितनी है, वास्तविकता में कितनी है। ये तो अधिकतम वाली बात होगी, तो कम भाई, अधिकतम का मतलब तो ये हुआ कि इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो फिर है कितनी वास्तव में, तो इसमें चलेंगे दिसंबर 2019 तक। तो 19 तक जो स्थिति थी या उससे पहले जो स्थिति थी, तो टोटल सदस्य संख्या भारतीय इसकी लोकसभा की 545 हुआ करती थी। 545 कैसे, 545 में से 530 तो चुने जा रहे थे राज्यों से, भारत के जो 28 राज्य हैं, अभी 28 राज्य है ना, इनसे चुने जा रहे थे। यानी उस वक्त दिसंबर 2019 में 28 रह गए थे राज्य। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन जो था वो 31 अक्टूबर 2019 को लागू हो गया था। तो अपन ही मानेंगे कि इस दिसंबर 2019 में 530 सदस्य तो चुने जा रहे थे, किससे, राज्यों से। अपन बात कर रहे हैं पहले की, मतलब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन नहीं हुआ उससे पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो पहले था 530 तो राज्यों से, और केंद्र शासित प्रदेशों से थे 13। अच्छा, यहां से भी निर्वाचित थे, यहां से भी निर्वाचित थे, केंद्र शासित प्रदेश आ गए ना। तो उसमें कौन से थे, आपके सबसे ज्यादा दिल्ली से थे, बाकी से एक थे। जो बाकी 7, टोटल 7 थे ना केंद्र शासित प्रदेश, तो 7 में से 1 से
7 दिल्ली से, बाकी से एक एक एक, तो कितने हो गए? 7 और 6 कितने हो गए? 13 हो गए ना। 6 से तो एक 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 थे, और एक दिल्ली से 7 थे, तो कितने हो गए? 13। तो 13 तो केंद्र शासित प्रदेशों से। ये समझ में आया कि नहीं आया भाई? भारत में 2019 में, यानी जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन हुआ उससे पहले की बात बता रहा हूं। आप इसको ऐसे समझे कि 2019 से पहले ही, क्योंकि ये इसको ऐसे लिखे आप दिसंबर 2019 में, तो ये चेंज हो गया आपने, और इसके साथ ये कर दिया गया। चलो आप ये समझे, तो दिसंबर 2019 से पहले तक, यानी जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन से पहले तक क्या स्थिति थी? केंद्र शासित प्रदेशों से थे। ये समझे आप इसको ना, थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको। यहां लिख लेते हैं मतलब जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के पूर्व तक, है ना? जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन से पूर्व तक स्थिति क्या थी? ये आपके सामने उसकी पिक्चर, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद से, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद से क्या स्थिति हो गई भारत में लोकसभा की, तो इसे जानेंगे। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन मतलब अभी हमने इसको लागू किया था 31 अक्टूबर 2019 को, और वो था वैसे 5 अगस्त 2019 को अधिनियम पारित हुआ था संसद से, लेकिन लागू कब किया था? वो 31 अक्टूबर से। तो जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन बोलो आप, या 31 अक्टूबर 2019 बोलो, तो उससे पहले तक वास्तविकता की स्थिति क्या थी? तो वास्तविकता में क्या था मामला? यहाँ हमने अधिकतम वाली जो डेडलाइन वो आपको दिसंबर 2019 बताई, लेकिन वास्तविकता वाली बात बता रहा हूं मैं आपको। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन से पूर्व तक वास्तविक स्थिति ये थी कि 545 कुल सदस्य संख्या थी लोकसभा, यानी लोकसभा में 545 सदस्य बैठते थे, एमपी बैठते थे, सांसद बैठते थे। वहां 545 कुर्सियां लगती थी। वो जो 545 कुर्सियां लगती थी उसमें 530 कुर्सियों पर राज्यों से निर्वाचित होकर आए हुए व्यक्ति बैठते थे पूरे भारत से। राज्य कितने थे उस वक्त? 29 राज्य, 29 थे ना जम्मू कश्मीर सहित। 29 राज्यों के सदस्य बैठते थे, जिनकी कुल संख्या 530 थी। 530 कुर्सियों पर ये बैठते थे। 13 कुर्सियां ऐसी थी जिस पर केंद्र शासित प्रदेश उस वक्त 7 हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर का तो पुनर्गठन हुआ नहीं, तो 7 होते थे। वो 7 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित व्यक्ति इन 13 कुर्सियों पर बैठते थे। मैं क्या शब्द बोल रहा हूं? निर्वाचित। यहां से निर्वाचित, यहां से निर्वाचित, यानी जनता वोट देकर उनको बनाती थी। निर्वाचित का मतलब समझ गए ना? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा उनका चुनाव होता था। केंद्र शासित प्रदेशों में भी होता था, समझ गए ना? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये आपके इधर जैसे दमन दीव, दादरा और नगर हवेली, चंडीगढ़ है, यहां से भी लोकसभा के सदस्य तो चुने जाते हैं। एक बात याद रखेंगे आप, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन नहीं होता यहां से, लेकिन लोकसभा के सदस्य तो यहां से भी चुन के आते हैं, क्योंकि उनका निर्वाचन तो जनता करती है। जनता तो सब जगह, केंद्र शासित प्रदेशों में भी है जनता, तो समझ गए ना? तो केंद्र शासित प्रदेशों से 13 व्यक्ति आते थे और 13 सीटें उनके लिए थी, 13 कुर्सियां उनके लिए लगी हुई थी। 2 कुर्सियां खाली रहती थी। जो जब क्या होता था कि मान लो नई लोकसभा का गठन हुआ, चुनाव होके आया, आम चुनाव हुआ, चुनाव में कितने 543 तो निर्वाचित होके आ गए, यानी निर्वाचित की संख्या कितनी हो गई? 543 हो गई ना। एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 543। अधिकतम तो 550 आती थी, अधिकतम 550, लेकिन उस समय वास्तव में 43 ही थी। 7 सीटें खाली थी, 7 सीटें भी बढ़ाई नहीं गई, यहाँ रखी नहीं गई सीटें 7। संविधान में तो प्रावधान था कि आप चाहो तो 7 और बढ़ा सकते हो, लेकिन उन्होंने बढ़ाई नहीं, 543 बिठाएंगे कम्मा। तो ये निर्वाचित होते थे। इनके 2 एंग्लो इंडियन की सीटें क्या करते थे? खाली रखते थे इनको।
अब स्थिति ये थी कि ये जो 543 जीत कर आए, इनमें अगर कोई एंग्लो इंडियन होता, मान लीजिए 2 एंग्लो इंडियन जीत के आ गए 543 में, तो जीत के आ गए ना, तो फिर ये दोनों ही सीटें खाली रहती थी, तो टोटल आदमी कितने बैठते थे 543 लोकसभा में। लेकिन जब चुनाव होकर आया, उन 543 में एक भी एंग्लो इंडियन नहीं है, तो फिर इन 2 सीटों पर 543 तो ये बैठेंगे, 2 सीटों पर राष्ट्रपति यहां 2 एंग्लो इंडियन को बिठाते थे मनोनीत करके। नाम निर्देशन कहते हैं उसको, नॉमिनेशन कहते हैं, यानी निर्वाचन नहीं होता, जिसका नाम राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट लेटर भेज देते हैं कि आपको यहाँ का लोकसभा का सदस्य मनोनीत किया जाता है, वो इसका सदस्य हो जाता है, चुनाव कहीं उसको फेस नहीं करना होता है। तो 2 एंग्लो इंडियन को बिठा देते थे, तो ऐसे करके 545 हो जाती थी। लेकिन कई बार जैसे मान लो 543 में एक एंग्लो इंडियन जीत के आ गया, तो फिर एक को ही बिठाते थे, यहां एक ही बढ़ते थे, एक सीट खाली रह जाती थी, तो कितनी सदस्य संख्या होगी यहाँ 544। अगर एक एंग्लो इंडियन जीत के आ रहा है, एक भी जीत के नहीं आ रहा है, तो 543 तो ये आए जो आए, और 2 ये और 545 लोग बैठते थे, और दोनों ही इनमें एंग्लो इंडियन जीत के आ गए अगर, तो भी 543 ही बैठते थे। इस कंसेप्ट को क्लियर कर देना, यानी एंग्लो इंडियन निर्वाचित होकर नहीं आ रहे हैं, पहली बात तो मनोनीत होते हैं। दूसरी बात, निर्वाचित नहीं होने पर, कहां, यहां इन 543 में निर्वाचित नहीं होने पर, ये जो शब्द लिखा है ना यहाँ, ये लाइन क्या लिखी हुई, निर्वाचित नहीं होने पर एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेंगे राष्ट्रपति। कब करेंगे, निर्वाचित नहीं होने पर। इनमें ये जो 543 है, इनमें कोई निर्वाचित होकर नहीं आया हो, समझ गए। अब चलेंगे, ये तो बात हुई जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन से पूर्व तक की स्थिति। पुनर्गठन यानी जम्मू कश्मीर को हमने क्या किया, उसका जो राज्य वाला स्वरूप था, या ये मानेंगे जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको समाप्त कर दिया, और उसके स्थान पर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए। एक का नाम जम्मू कश्मीर, दूसरे का नाम लद्दाख। यानी जम्मू जो 29 राज्य थे यहां, जिनसे 530 सदस्य चुनकर आते थे, उनकी जगह अब रह गए 28 राज्य, जम्मू कश्मीर माइनस होने से 28 रह गए ना। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, 7 थे यहां, 7 से 13 चुन के आ रहे थे, अब रह गए कितने हो गए, 7 + 2 9 हो गए, 9 हो गए ना। अब 9 जो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वर्तमान की बात करेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 ही हैं आज, क्योंकि जनवरी 2020 में भारत सरकार ने दमन, 2 जो केंद्र शासित प्रदेश थे, दमन दीव और दूसरा दादरा और नगर हवेली, दोनों को ही मिलाकर 1 कर दिया है। इसलिए अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 न होकर 8 ही रह गई। तो अब जो आज की स्थिति है, आज जो अपनी वहां लोकसभा है, उसमें कितनी सीटें लगी हुई है, इसको समझ लो आप। तो क्या सीटें लगी हुई, इसको समझना। 524 कुर्सियां रखी हुई है ऐसे लोगों के लिए जो वो 28 राज्यों से निर्वाचित होकर जाएंगे, समझ गए। 28 राज्यों की जनता जो वोट देकर भेजेगी उनको। 524 है या पहले 530 थे। 19 कुर्सियां ऐसे व्यक्तियों के लिए रखी गई है जो 8 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर जाएंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख भी सम्मिलित है, समझ गए। तो 19 तो ये हो गए। अच्छा 13 थे ना पहले, तो 6 जम्मू कश्मीर को हो गए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये जो 6 कम हुए ना, 530 के 24 हो गए, ये 6 कहां गए, ये केंद्र शासित प्रदेशों में चले गए। यहां हो गए ना एडजस्ट, यहां 13 के 9 गए, यहां 13 में 6 जोड़ दो तो 19 हो गए। इधर 530 से 6 निकाल दो तो यहां 524 हो गए। भाई जम्मू कश्मीर यहां था, वो यहां से उठकर यहां आ गया, यहां गए ना, उसके 2 भाग हो गए। तो जो 6 पहले क्या 6 सदस्य थे जम्मू कश्मीर से, यहां 6 थे ना, तो वो 6 के 6 यहां खत्म हो गए, उनकी जगह, अच्छा संख्या तो 6 की 6 रखी गई। तो अब क्या किया उन्होंने, 5 तो रख दिए जम्मू कश्मीर से, 1 रख दिया लद्दाख से, तो 6 वो 6 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवंटित सदस्यों में माने जाएंगे। यानी वो जो 6 कुर्सियां हैं वो उनके साथ रखी गई जो जहां पहले से ही केंद्र शासित प्रदेशों के व्यक्तियों के लिए कुर्सियां रखी हुई थी 13, उन 13 के साथ 6 कुर्सियां यहां से हटाकर यहां रख दी गई। इन 530 से 6 कुर्सियां उठाकर कहां रख दी गई, यहां केंद्र शासित प्रदेशों के पास। तो 19 हो गए, यहां 6 कम हो गई तो ये 524 ही रह गई, यहां 13 में 6 जुड़ गई तो 19 हो गई, दोनों ही निर्वाचित। तो फिर उनका एंग्लो इंडियन का ये दो कुर्सियों का क्या हुआ, इन 2 कुर्सियों को हमेशा के लिए हटा दिया गया लोकसभा से। क्या किया, 104वां संविधान संशोधन, और क्या किया उसके तहत
कि जो एंग्लो इंडियन का प्रावधान था ना, पिछले 70 साल से चला आ रहा था कि 2 एंग्लो इंडियन अगर जीत के नहीं आ रहे हैं इनमें तो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करेंगे, उसका प्रावधान खत्म कर दिया। कोई एंग्लो इंडियन हम मनोनीत नहीं करेंगे, इधर कोई जीत के आएगा तो आ जाएगा। हालांकि जीत के आने का सवाल ही नहीं, उनकी संख्या लगभग 250 ही है, 244 के आसपास ही है पूरे भारत में, और 244 आदमी क्या कर लेंगे। इसलिए सरकार ने देखा कि इनकी तो संख्या ही बहुत कम है, इतनी संख्या पे 244 आदमी को हम 2 कैसे बना दें। तो क्या किया, इनको बिल्कुल ही खत्म कर दिया आरक्षण। तो ये वैसे सही कदम उठाया सरकार ने। तो आप समझ गए ना, आज की तारीख में अब आज पूछ ले आपसे, जैसे आज मई 2020, तो आपसे पूछ ले कि चलो बताओ भारत में लोकसभा में कुल कितनी कुर्सियां रखी हुई है अभी एमपी के लिए, या कितने एमपी बैठते हैं लोकसभा में। 543 एमपी बैठते हैं, 543 सांसद बैठते हैं, जो 524 तो निर्वाचित होकर जाते हैं भारत के 28 राज्यों से, और 19 निर्वाचित होकर जाते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, यानी 8 केंद्र शासित प्रदेशों से। क्लियर है। अब इसमें चलेंगे तो आज की बात हो गई, अधिकतम वाली बात हो गई। अधिकतम में कितना आज 550, अधिकतम में 550 है ना, और इधर वास्तविकता में संख्या 543 है आज की तारीख में, और आज की तारीख में अधिकतम में 550। ठीक है, ये पहले वाली स्थिति थी। अब आपको ये नई स्थिति याद रखनी है, पहले वाली छोड़ दो आप, ये हो जाएगी। ठीक है, अब चलेंगे, आपको कुछ फैक्ट्स है इसके कि जैसे एक तो ये जो 543 सदस्य है, इनमें आरक्षण है वहां एससी और एसटी का, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का। तो एससी के लिए तो है 84 सीट आरक्षित, यानी 84 कुर्सियां जो रखी हुई ना यहाँ, वो ऐसे व्यक्तियों के लिए रखी हुई है जो अनुसूचित जाति वर्ग के हैं। तो यानी जो अनुसूचित जाति वर्ग का एमपी जीत के आया, सांसद जीत के आएगा, वही उन 84 कुर्सियों में बैठेगा। और 47 कुर्सियां रखी हुई है अनुसूचित जनजाति के सांसदों के लिए, व्यक्तियों के लिए जो चुनकर आएंगे। तो वहां अब आपसे पूछ ले कि भारत में चलो बताओ कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो जब यहां 84 कुर्सियां उनके लिए रखी है, इट मींस वो कहां से, नीचे से 84, वहां फिर आरक्षण भी होना चाहिए नीचे, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से ही तो जीत के आएंगे, वही तो बैठेंगे कुर्सियों पे। तो यहां जब कुर्सियां भरनी है तो नीचे भी अपने को रिजर्वेशन रखना पड़ेगा, वहां कहां पे, चुनाव क्षेत्र में, जनता के बीच में। यानी जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है उनमें 84 ऐसे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है पूरे भारत में, ये भी बताते हैं, राजस्थान में भी एससी के 4। तो 84 ऐसे हैं जो जिन पर सिर्फ अनुसूचित जाति के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं, उनमें से ही जीत के आएगा। और 47 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। इसको फैक्ट को याद करना है। दूसरी बात, ये आरक्षण 2030 तक है, अभी 10 साल तक चलेगा। समझे आप, कब तक है ये सीटें आरक्षित, 2030 तक, यानी 10 साल आगे तक। आगे चलेंगे, प्रत्येक राज्य को जो लोकसभा में स्थान आवंटित किए हुए हैं वो समान नहीं, अलग अलग हैं। मैंने क्या कहा आपसे कि जनसंख्या के अनुपात में स्थानों का आवंटन किया गया है। अब जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होगी वहां से उतने ही अधिक होंगे मेंबर। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा भारत में, यूपी, अपन सभी जानते हैं। तो लोकसभा में सबसे ज्यादा जो कुर्सियां रखी हुई राज्यों की, उनमें सबसे ज्यादा यूपी वालों की कुर्सियां रखी हुई है। सबसे ज्यादा यूपी के लोग बैठते हैं, यूपी के सांसद हैं अभी लोकसभा में। आप स्टेट वाइज अगर गिनो जाकर के, चलो आप सांसद महोदय आप कौन से राज्य से हो, आप कौन से राज्य से हो, तो सबसे ज्यादा 80 व्यक्ति आपको यूपी वाले मिलेंगे, क्योंकि यूपी की जनसंख्या ज्यादा है। तो क्या समझे, यूपी के सदस्य सर्वाधिक है लोकसभा में। नंबर 2 पे है महाराष्ट्र 48। ठीक है, अब चले न्यूनतम की बात, कम से कम। तो कम से कम एक तो सब जगह से ही है, चाहे वहां की जनसंख्या 1 लाख हो या 10 लाख हो या 20 लाख हो। समझे, हर स्टेट को चाहे जनसंख्या कितनी कम हो फिर भी वहां एक सदस्य तो दिया हुआ। तो ऐसे भारत में कितने हैं, 3, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम। ये तीनों ही राज्य ऐसे हैं जहां से एक सदस्य निर्वाचित होकर आता है लोकसभा में। बाकी में जैसे गोवा है तो वहां से 2 आते हैं, अलग अलग है। समझ गए आप। अब जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से 25 सदस्य चुनकर आते हैं लोकसभा में। राजस्थान में, इसका मतलब क्या हुआ, राजस्थान में 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। जानते हो ना, 25 जिले तो 33 है,
लेकिन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 25 है। यानी कुछ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक जिले सम्मिलित हैं, है ना, अलग अलग जिले, करौली, धौलपुर, टोंकसा, माधोपुर, है ना। तो ये ऐसे जिले दो, जैसे छोटे जिले हैं तो दो को मिला दिया गया है जनसंख्या बराबर करने के लिए। तो ये क्या समझिए आप, जो सदस्य संख्या है राजस्थान की 25, अब इसमें एससी के लिए 4 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है और एसटी के लिए 3 है। अच्छा, एससी वाले कौन कौन से हैं, अनुसूचित जाति वाले लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन से राजस्थान में? चलो अपन चलते हैं इधर से, करौली धौलपुर, करौली धौलपुर के बाद भरतपुर, भरतपुर के बाद आप चलो गंगानगर, और गंगानगर के बाद बीकानेर, ये 4 हो गए एससी के। और फिर एसटी की बात करें, अनुसूचित जनजाति के लिए कौन से आरक्षित हैं लोकसभा क्षेत्र? नीचे से चलो आप, बांसवाड़ा, नंबर 2 पे उदयपुर, और नंबर 3 पे है, नंबर 3 पे कौन सा आएगा? दौसा, दौसा, समझ गए? तो ये 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जनजातियों या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है राजस्थान में, समझ गए? अब ये बताइए एक फैक्ट कि प्रथम लोकसभा जो बनी भारत में वो 1952 में, पहली बार लोकसभा का गठन कब हुआ? 1952 में। और 1952 तक भारत की जो संविधान सभा थी जिसने संविधान का निर्माण किया, वही लोकसभा का काम कर रही थी। तो प्रथम लोकसभा किसे कहेंगे? 1952 में, जो डायरेक्ट जनता ने चुन के भेजा ना पहली बार, वो 1952 में भेजा। तो पहली लोकसभा गठित हुई 1952 में, तब से लेकर आज तक, यानी अभी जो 2019 में चुनाव हुआ था जिसमें मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तब से लेकर अभी 2019 तक 17 बार लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। इसलिए अभी जो लोकसभा है आज की तारीख में, उसको कहते हैं 17वीं लोकसभा। कौन सी लोकसभा? इस लोकसभा का नंबर कौन सा? 17वीं लोकसभा, यानी 16 लोकसभाएं पहले गठित होकर खत्म हो चुकी है। 5-5 साल होता है ना कार्यकाल, तो समझ गए आप। अब इसमें जो 17वीं लोकसभा है आज वाली, उसमें पार्टी वाइज देखें तो सबसे ज्यादा बीजेपी के सदस्य है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है 303। नंबर 2 पे है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 52 सदस्य इसके है। और महिलाओं की बात करें, इन 543 जो एमपी है ना, अभी 543 एमपी में सांसदों में 78 एमपी महिलाएं हैं। ये याद रखेंगे इस फैक्ट को।